तो सर हमारी किस्मत को क्या हमारा घर भी इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं, या जो हमारे डिसीजंस होते हैं सिर्फ इन्हीं के बेस पे ठीक है चल रहा है हमारा काम। मैम हमारे डिसीजंस तो हमारी किस्मत पे डिपेंड करते हैं। किस्मत अच्छी होगी तो हम अच्छे डिसीजंस लेंगे, किस्मत ख़राब होगी तो हमारे डिसीजंस ख़राब होंगे। अगर हम इसको वास्तु से जोड़ें, बाई चांस अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम घर में, अगर हम जिस घर में रह रहे हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है या फ़ायदा पहुंचा रहा है, अगर हम उस टॉपिक पे जाने की बात करें तो मैम ऐसा होता है कि वास्तु प्रभावित तो करता ही है। सर जब आप वास्तु विजिट के लिए जाते हैं तो आप घर में ना ऐसी कौन सी चीज़ देखते हैं जिससे देखते आप फर्स्ट मतलब देखते ही ऐसे बोल देते हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टी तो अवॉइड करनी चाहिए। मैम बिल्कुल देखते ही, अगर ट्रेडिशनली या वैसे होता है ना कि वहम भी हो जाता है हमारे को भी, कि अगर हम बिल्कुल देखते ही मना कर देते हैं फिर तो हम घर का। हम सब लोग हमारी लाइफ में हज़ारों डिसीजंस लेते हैं, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, घर कहाँ खरीदना है एंड सो ऑन। लेकिन जब ये डिसीजंस हमारे ख़राब होते हैं तब हम हमारी लाइफ को कोसते हैं या हमारी किस्मत को दोष देते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन क्या सच में किस्मत ख़राब होती है या हमारे डिसीजंस जो होते हैं वो उस किस्मत को शेप करते हैं? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर की एनर्जी भी हमारे डिसीजंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज मेरे पास हैं जिसके ऊपर हम आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे विद राहुल सर। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। कैसे हैं? बढ़िया मैम। ओके सर, आज जैसे हम बात करेंगे कि जो हमारे लाइफ के डिसीजंस होते हैं, एक इंसान अपनी पूरी एंटायर लाइफ में न जाने कितने डिसीजंस लेता है, लेकिन जब वो कभी ख़राब होते हैं तो हम सीधा यही बोलते हैं कि शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था, इस वजह से हुआ। तो सर हमारी किस्मत को क्या हमारा घर भी इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं, या जो हमारे डिसीजंस होते हैं सिर्फ इन्हीं के बेस पे ठीक है चल रहा है हमारा काम? मैम हमारे डिसीजंस तो हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है। किस्मत अच्छी होगी तो हम अच्छे डिसीजंस लेंगे, किस्मत ख़राब होगी तो हमारे डिसीजंस ख़राब होंगे। अगर हम इसको वास्तु से जोड़ें, बाई चांस अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जिस घर में रह रहे हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है या फ़ायदा पहुंचा रहा है, अगर हम उस टॉपिक पे जाने की बात करें तो मैम ऐसा होता है कि वास्तु प्रभावित तो करता ही है। अगर 4 लोग 6 लोग घर में रह रहे हैं और मिल बांट के नहीं रह पा रहे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो घर के अंदर होगी ही होगी। सबको प्रॉब्लम एक साथ तो नहीं हो सकती, तो कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम होगी। जो उसको उनको सिंपैथाइज नहीं कर पा रहा होगा, एटमॉस्फेयर को प्यार मोहब्बत से नहीं रह पा रहे होंगे, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम देख लें जो ज़्यादा नुकसान कर रही है उनको हम चेक करवा लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट जो हम्म। हमारा मेन सर होता है, हम उसको सर कहते हैं, माइंड कहते हैं, अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम है, घर के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, टॉयलेट है, किचन है, तो हमारे को मेंटल क्लैरिटी नहीं आएगी। वो हर एज की अलग हो सकती है ना। बच्चा है तो पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकती है, हम्म। बड़ा है तो फिर जॉब में फोकस की प्रॉब्लम हो सकती है, और ओल्ड एज में तो वैसे ही मेंटल प्रॉब्लम्स लोगों को होती है, या वो हो सकती है, मतलब टेंडेंसी होती है। तो नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा प्रभावित होगा तो हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है। साउथ वेस्ट की तरफ अगर हम आएंगे, साउथ वेस्ट में मंदिर हो गया बाई चांस, या टॉयलेट्स, अगेन टॉयलेट हो गया, पानी की चीज़ें हो गई या फायरी चीज़ें हो गई, तो फिर अगेन हमारी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, हमारी स्टेबिलिटी में, डोमिनेंस में प्रॉब्लम आएगी, हमारी मार्केट की वैल्यू में प्रॉब्लम आएगी। हमारे अंदर स्टेबिलिटी जब नहीं रहेगी तो हमारी लोग बात क्यों सुनेंगे, हम बैठ के काम कैसे करेंगे, बच्चा बैठ के पढ़ेगा कैसे। वैसे ही अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है कि अगर घर में इतना कलेश हो रहा है कि लोगों का मन करता है हम घर के अंदर घुसें और फिर बाहर निकल जाएं, हम्म। कि घर में एक 4 बंदे मिलके बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खा सकते, कॉन्वर्जेशन नहीं कर सकते, दो बात करी और लड़ाई हो गई। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख लें कि मतलब घर से बाहर जाने का मन क्यों कर रहा है। एंड अगेन उसका बिल्कुल ऑपोजिट साउथ ईस्ट, की घर के अंदर घुसे, या साउथ, घर के अंदर घुसे और घर के अंदर घुसते ही गुस्सा आना शुरू हो गया। आप अपने स्पाउस पे गुस्सा करना शुरू कर दिया, बच्चों पे गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। इसका मतलब घर की साउथ या साउथ ईस्ट की एनर्जी ब्लॉक्ड है, प्रॉब्लम है, कोई ना कुछ चीज़ें हैं। या तो वहाँ पे फायर जोन होता है वो साउथ ईस्ट साउथ, तो वहाँ पे या तो वाटर का काम हो रहा है या एयर का काम हो रहा है। बेसिकली वास्तु का काम है कि हर चीज़ों को बैलेंस कर लें या बैलेंस करने की कोशिश करें, तो उसको चीज़ें को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी हम आगे बात करेंगे कैसे कर सकते हैं। सर जब आप वास्तु विजिट के लिए जाते हैं तो आप घर में ना ऐसी कौन सी चीज़ देखते हैं जिससे देखते आप फर्स्ट मतलब देखते ही ऐसे बोल देते हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टी तो अवॉइड करनी चाहिए? मैम बिल्कुल देखते ही, अगर ट्रेडिशनली या वैसे होता है ना कि वहम भी हो जाता है हमारे को भी, कि अगर हम बिल्कुल देखते ही मना कर देते हैं फिर तो हम घर का एड्रेस देखते हैं। अच्छा, अगर उसका, लोकेशन। नहीं नहीं, एड्रेस कि उस फ्लैट का या उस मकान का एड्रेस क्या है, नंबर क्या है। ओके ओके। अगर उस घर का एड्रेस 4 या 8 आ रहा है, या उसके टोटल 4 और 8 पे आ रहा है, तो हम उनको कहते हैं इस घर को अगर आप अवॉइड कर सकते हो खरीदने से पहले, अगर आपने नहीं खरीदा है तो इसको मत खरीदो। 4 और 8 की टेंडेंसी ये होती है कि अगर वो उल्टा पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा उल्टा पड़ेगा। ऐसी देखिए बहुत कॉमन नंबर है, 4 जगह बहुत जगह आपको मिलेगा, 4 के टोटल आपको बहुत जगह मिलेंगे, 8 के टोटल आपको बहुत जगह मिलेंगे, लेकिन उनकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि अगर वो ख़राब हुए
आपकी दशा में, महादशा में, तो वो तंग जिस तरह करेंगे बाकी नंबर्स आपको उतना तंग नहीं करते। 4 नंबर आपको एकदम से टाइम नहीं देगा सँभलने का। 8 आपको इतना तड़पाएगा, स्ट्रगल करवाएगा, पेशेंस इतनी ज़्यादा आपको मतलब होता है ना कि इतना ज़्यादा तंग करेगा कि आप पागल हो जाओगे, मतलब पागल वाली स्थिति हो जाती है। तो हम सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हम 4 और 8 नंबर वाले मकान को मना कर देंगे। उसके बाद फिर बेसिक वास्तु स्टार्ट होता है कि हाँ, हम एंट्रेंस देखेंगे, टॉयलेट्स देखेंगे, बेडरूम्स देखेंगे, उसके आगे फिर हम देखते हैं कि कैसे उसको चेक करना है। फर्स्ट स्टेप 4 और 8 को मना कर दो। मतलब न्यूमरोलॉजिकली पहले चेक करते हैं, देन वास्तु पे आते हो। हाँ जी। सर, जब घर खरीदते हैं या रेंट पे लेते हैं कोई हाउस, तो उस टाइम पे कौन से वास्तु पॉइंट चेक करने चाहिए? मैम, चाहे आप घर खरीद रहे हो, चाहे रेंट पे ले रहे हो, पॉइंट्स तो वही होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि जब आप घर खरीदते तो आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है। राइट। तो उसमें फिर आपके जो वास्तु दोष है आप उसको परमानेंटली इलाज करवा सकते हो ना। जब आप रेन्यू मतलब पूरा आप इंटीरियर करवाएँगे, सब कुछ करवाएँगे, तो हमारे वास्तु जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो यंत्र हो, पिरामिड्स हो, ब्लॉकर्स हों, कुछ भी चीज़ें हों, एंटी स्पाइरल्स हों, कुछ भी चीज़ें हों, वो हम उसको ज़मीन के अंदर गाड़ के पूरे तरीके से उसको वास्तु कंप्लीसेंट कर सकते हैं। एज़ इन अ रेंटेड फ्लैट आप इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं। आप मकान की चॉइसेस पे जाएँगे कि हाँ, मैं इस मकान को लूँ या ना लूँ। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट तो रेंटेड फ्लैट में करेंगे नहीं। जहाँ तक वास्तु की बात आती है, वास्तु तो हमको दोनों में ही चेक करना है, क्योंकि एक्चुअली में जो रेंटेड फ्लैट में भी रह रहा है वो कम से कम 11 महीने रहेगा। और वास्तु का मतलब क्या होता है? वास करना। हम्म। 11 महीने एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा टाइम होता है ना? तो वो 11 महीने अगर उसकी ज़िंदगी में ख़राब निकले या बुरा वक्त आ गया तो प्रॉब्लम तो उसको भी होगी। तो सर, किसी घर का वास्तु कितने दिन में एक्टिवेट होता है? मैम, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट नहीं होता, एनवायरनमेंट प्लेजेंट होना शुरू होता है। वास्तु इज़ नॉट अबाउट कि एकदम से कुछ मैजिक हो गया। आप एक देखिए ना, एक नेचर और एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, तो उसमें क्या है, एक लाइवली चीज़ होनी चाहिए ना। जैसे अभी आजकल गर्मियाँ चल रही है, तो हमें क्या चाहिए? एसी चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए कि हमें मतलब पसीना ना आए, गर्मी ना लगे। तो वैसे आप कहीं भी बैठे, चाहे आप किसी ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए, लाइवली लगना चाहिए, है ना? आपके सर में दर्द ना हो, आप चिड़चिड़े ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, खाना खा रहे हो तो खाना पच रहा हो, सो रहे हो तो नींद अच्छी आ रही हो। अब आदमी घर में क्या चाहता है? शांति चाहता है, वो मिले उसको। नहीं सर, जैसे रेंट पे किसी ने घर लिया और उसने रहना स्टार्ट किया, एक मतलब तो फिर 1 महीने बाद में स्टार्ट होता है ये सारी चीज़ें दिखना, या मतलब कितना टाइम लगता है? मैम, ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि उसकी किस्मत खराब होगी तो एक दिन में भी दिख जाएगा। होता है ना कि अच्छा, आप कहीं ओके। शिफ्ट हुए, गिर गए, ओह! टॉयलेट में फिसल गए, खाना बना रहे हो, हुँ। चाकू से उंगली कट गई, तो वो तो एक दिन में भी कुछ हो सकता है। वो तो आप उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि अगर, और हमें ये भी तो नहीं पता कि उसका वास्तु कितना खराब है ना? तो ऐसे ही नहीं है कि आपने कहीं पैर रखा और आपके साथ कुछ बुरा होना शुरू, टाइम लगती है चीज़ों को बुरा होने में या अच्छा होने में। ऐसा नहीं है रेंटेड फ्लैट में आप क्या पता आपको बहुत ज़्यादा सूट, कितने ऐसे लोग हमने सुना भी है, कितने कि लोग रेंटेड फ्लैट में शिफ्ट हुए, उनको रेंटेड फ्लैट सूट करने लगा और फिर उन्होंने ज़िद पकड़ ली कि हम यही मकान खरीदेंगे, चाहे हमें किसी भी रेट पे मिल जाए। कितने ऐसे बारी हमने सुना है कि हम रेंटेड फ्लैट, हम इस पे पहले किराए पे रहते थे, हमने ये मकान अब ले लिया कि हमने ये सूट, हमको सूट किया तो हमने ये मकान ले लिया। तो फिर वो उसको चाहे महँगा भी खरीद लें, लेकिन वो खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं कि वास्तु काम नहीं करता, नेगेटिव, लेकिन टाइम लगता है। एकदम से कोई मैजिक नहीं होता कि आपने शिफ्ट किया और कुछ बुरा हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा। सर, क्या कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लोगों को रहने के बाद में सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? मैम, अगर सिमिलर नेगेटिव एनर्जीज होंगी घर के अंदर तो सिमिलर प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ेंगी। जैसे हमारा अगर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट हमारा ब्लॉक्ड होगा तो वो माइंड और पैसे का या अपॉर्चुनिटीज़ का होता है। तो अगर वैसी प्रॉब्लम आनी शुरू होगी फिर सबकी, जैसे अगर कोई एल्डरली है तो पेंशन में क्या पता प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, इन्वेस्ट जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू, जॉब या बिजनेस है तो उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, बच्चा है तो अब बच्चे के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है, पैसा तो बच्चे के लिए बस ये होता है कि पॉकेट मनी, अगर फादर की फाइनेंशियल स्टेटस खराब होगी तो उसको पैसे भी कम मिलने शुरू होंगे तो वो भी अफेक्टेड होगा, हाउस वाइफ भी अफेक्टेड होगी। बच्चे की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है कि उसकी लाइफ में अभी फ़िलहाल की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, मतलब कोई अच्छा करियर ब्रेक मिल जाए, ट्यूशन सेंटर्स अच्छे मिल जाए। स्कूल तो उसका चेंज नहीं होता, स्कूल तो बच्चा एक बार जब जॉइन करता है तो 12th में ही निकलता है, लेकिन वो हर साल शायद कॉम्पिटिटिव पेपर जब देता है तो ट्यूशन सेंटर्स चेंज करता है, तो उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाए कि ट्यूटर्स अच्छे मिल जाए, टीचिंग अच्छी मिल जाए। तो वो सब चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ हर डायरेक्शन से हम पकड़ना शुरू करते हैं। हम ऊपर से शुरू करते हैं बेसिकली, नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, माइंड, फिर आपका अग्नि स्टमक होता है, साउथ साउथ ईस्ट होता है कि वो आपका किचन होना चाहिए जहाँ पे अग्नि जलती है। बेडरूम्स नॉर्मली हमारे साउथ से लेकर साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होती है कि अगर हम सो रहे हैं तो हमें चैन की नींद आ रही है अच्छा। ना, हमें रेस्ट, पीसफुल रेस्ट मिल रहा है। पेरेंट्स का रूम नॉर्मली ईस्ट में रहे, ब्लेसिंग्स चाहिए होती है हमको ईस्ट से। तो ऐसे अगर हम बैलेंस करके पूरा परिवार रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये जो भी पॉइंट्स आपने बताए, ये वास्तु के बेस्ट पॉइंट्स हैं सर? मैम, सबके अलग पॉइंट्स होते हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं। आजकल बहुत से लोग ऐसा होता है ना, ट्रेंड में चलने के लिए कुछ चीज़ें मॉडिफाई करते हैं या कंट्रोवर्शियल हुक्स दे देते हैं। मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो हर वास्तु बुक में या नॉर्मल जो मिलेगा कि हाँ, मतलब अगर कोई घर का ओनर है
या ब्रेड अर्नर है तो वो साउथ वेस्ट का या साउथ का रूम लेगा, उसके लिए बढ़िया रहेगा। पेरेंट्स को ईस्ट का रूम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें अगेन उनकी ब्लेसिंग्स ही चाहिए। मंदिर आप ईस्ट में रखिए, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखिए। बच्चों का रूम अगेन अगर वो टीनेज तक नहीं आए हैं तो ईस्ट में भी रख सकते हैं, नॉर्थ में भी रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में बस इतना होता है कि बच्चों को आपको शायद बच्चा आपको डोमिनेट ना करना शुरू कर दे, तो हम हमेशा बोलते हैं कि पेरेंट्स साउथ या साउथ वेस्ट में पेरेंट्स ही रहें। तो ऐसे हम अगर पूरी फैमिली को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक मैनेज हो जाती है। देखो हम टॉयलेट्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते, टॉयलेट्स जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे। बेडरूम्स को कर सकते हैं, लिविंग रूम को कर सकते हैं, किचन को थोड़ा कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कर सकते हैं किचन को भी। तो उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अच्छा, और सर हर घर का वास्तु हर इंसान या हर फैमिली को सूट करता है? मैम ऐसे तो नहीं करता होगा बिकॉज हर इंडिविजुअल अलग है। फॉर एग्जांपल देखिए मैम, अगर हम एज अ ग्रुप कहीं बाहर खाना खाने जाए और वो खाना एक्चुअली में ख़राब निकले, तो पूरा ग्रुप जब बीमार पड़ता है तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, हाँ। और कुछ लोग खाली एक दो दवाई खाई और अपना घर चले गए, मतलब ठीक हो गए। तो वो डिपेंड करता है हमारी कुंडली पे, हमारी सोल, हमारी इम्यूनिटी पे। जिसकी जितनी कमज़ोर टाइम चल रहा होगा, कमज़ोर कुंडली होगी, उसको वो बंदा या वो व्यक्ति उतना अफेक्टेड होगा उस एनवायरनमेंट में, उस घर के अंदर उतना परेशान रहेगा। और आप हमको भी तो लगता है ना कि जैसे हमको हमारे पास कितने केसेस आते हैं जबकि सर हम घर के अंदर घुसते हैं एकदम से सर में दर्द शुरू होता है, घर के बाहर निकलते सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरी वाइफ का घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, उसका घर में मन लगता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे घर के अंदर अच्छा लगता है। तो वास्तु हर इंडिविजुअल को अलग तरीके से ट्रीट कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमको कुंडली भी चेक करानी चाहिए कि आपकी कुंडली में बेसिकली उस टाइम ना एक्चुअली में अगर जो नई चीज़ आपकी लाइफ में अगर हो रही है कि एकदम से कुछ शुरू हुआ है, तो वो अंतरदशा से शुरू होती है। कि एकदम से कुछ अंतरदशा आपकी स्टार्ट हुई और आपको एकदम से कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हुई कि एक हफ्ते से पेट खराब हो रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा, बार बार डॉक्टर्स चेंज कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा। वो हम अंतरदशा से पकड़ लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन एकदम से आपको इफेक्ट कर रही है। क्योंकि सर ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे माइंड में इसलिए आया क्योंकि जैसे रेंटेड पे फैमिलीज रहती हैं, तो कोई फैमिली जैसे पहले किसी घर में रहती थी, वो वहाँ से अच्छा उनको वेल सेटल था, सब कुछ बढ़िया था उनका, देन उन्होंने छोड़ा वो घर। फिर उसके बाद में अगर कोई नई फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो रही है तो उनको उतना अच्छा रिजल्ट्स वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। हम देखिए अगर वो घर वास्तु कंप्लेसेंट होगा कि वास्तु में कोई दोष नहीं होगा उस घर के अंदर, तो वो फैमिली कम से कम परेशान तो नहीं होगी, है ना। अब उनका टाइम बताएगा, उस फैमिली का टाइम, उनका टाइम कैसा चल रहा है। अगर उनका टाइम अच्छा चल रहा होगा तो नॉर्मली एक अच्छे घर के वास्तु में, जिसका वास्तु ठीक है, वहाँ पे कोई परेशान नहीं हो सकता। अगर वो वास्तु ठीक है, अगर पहले वाली फैमिली ठीक निकली है, उनको सब कुछ ठीक है, तो सेकंड फैमिली आएगी उसके लिए भी ठीक ही रहेगा, मतलब घर के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अच्छा, तो मतलब वास्तु में प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके हाँ, हॉरोस्कोप चेक। हॉरोस्कोप में हो सकती है, क्योंकि अगर वो एक फैमिली को सूट करे तो दूसरे को भी नुकसान तो नहीं देगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट नेचर। हाँ। जब उसका ठीक है तो सब कुछ ठीक ही है फिर। फिर भी देखिए हम तो अगेन यही कहते हैं कि अगर आपको डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुला लीजिए, अपने तत्व बैलेंस करा लीजिए, डायरेक्शंस ठीक करवा लीजिए, आपको जो जो डाउट्स है वो क्लियर कर लीजिए। डरिए मत, समझिए। सर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट और मेन एंट्रेंस में बात करें तो सबसे क्रिटिकल फैक्टर कौन सा होता मैम इसमें हम ब्रह्मस्थान तो भूल ही गए। है? जी सर। तो मैम एक्चुअली में क्या है कि नॉर्थ ईस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन एंट्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रह्मस्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके अपने काम अलग अलग है मैम। नॉर्थ ईस्ट को बेसिकली हम ऐसे समझा सकते हैं कि वो अगेन हमारा माइंड है, तो हमको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और जैसे आपको जानते हैं कि पैंडेमिक के बाद तो कितने लोग वैसे भी माइंड डिजीज से अफेक्टेड होना शुरू हो गए, एंग्जाइटी कितने प्रॉब्लम लोगों को है, डिप्रेशन कितने लोगों को है, आज की डेट में मेंटल स्टेटस लोगों का कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो ये हम सब नॉर्थ ईस्ट से चेक कर लेते हैं। हम्म। वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को अगर हम और क्लियरली और डिस्क्राइब करें तो वाटर एलिमेंट है। तो वहाँ पे हमें बेसिकली ये देखना है कि कोई फायर की चीज़, किचन ना हो या कोई बेडरूम ना हो। देवता का स्थान होता है तो बेडरूम या किचन ना हो। फिर हम साउथ वेस्ट में आते हैं। साउथ वेस्ट हमारा अर्थ एलिमेंट हो गया। अगेन वहाँ पे पानी का काम ना हो, कोई वॉशिंग मशीन ना हो, टॉयलेट्स ना हो। देखिए अगेन मैं इस कॉन्वर्जेशन में किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हो सके आपके हाथ में है तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के टॉयलेट्स को अवॉइड करिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, साउथ वेस्ट का एंट्री भी अवॉइड करिए, बिकॉज साउथ वेस्ट को हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम जितनी बार अपने मेन गेट को यूज़ करेंगे हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, साउथ वेस्ट में कभी भी गलती से कोई फाउंटेन मत लगा लीजिए, वाटर का कोई काम मत करिए। हमारी जो एंट्री है, जो आपने बोला मेन गेट को हम कोशिश करते हैं कि हम नॉर्थ में रखें, ईस्ट में रखें या नॉर्थ ईस्ट में रखें। ये हमारी 3 प्रायोरिटी होती है। उसके बाद हमारी वेस्ट का एरिया भी आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट भी आ जाता है, सेकंड ऑप्शंस होते हैं। अवॉइड क्या करना है हमको? साउथ वेस्ट अवॉइड करना है। और सबसे क्रिटिकल होता है हमारा ब्रह्मस्थान मैम, जो आज की डेट में हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जब हम बिल्डर फ्लोर को
जब फ्लैट्स को की ग्रिडिंग करते हैं प्रॉपर मैप में, तो हम देखते हैं कि कोई ना कोई दीवार सेंटर पॉइंट से बहुत पास में आ रही होती है, मतलब 1 फुट का गैप होता है, मुश्किल से 1 फुट का गैप होता है। तो वो ब्रह्म स्थान को चेक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर हम कुछ नहीं सकते उस फ्लैट पे ना, क्योंकि वो बीच की दीवार को ना हम तोड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। बस हमें चेक करना है कि वो कितने डिस्टेंस पे है और वो छिड़ तो नहीं रही। बहुत से घर पे मैंने मैम देखा है कि बीच के जो कॉमन टॉयलेट्स होते हैं बीच का, उसके अंदर ब्रह्म स्थान आ रहा होता है, विच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। सबसे ज़्यादा आपको यही देखना है कि आपका सेंटर कहीं किसी टॉयलेट के अंदर या किसी क्लस्टर के अंदर तो नहीं आ रहा, या ये 4 चीज़ें चेक कर लीजिए अपनी, उसके बाद कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। और वैसे भी मैम आप ये देखिए कि जब आपको नॉर्थ ईस्ट की एंट्री मिलती है तो ऑटोमेटिकली आपको बेडरूम्स साउथ वेस्ट के मिलने शुरू हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाता है, तो चीज़ें थोड़ी ठीक होनी शुरू हो जाती है। अच्छा सर, ब्रह्म स्थान से कोई भी चीज़ अगर उसके आसपास आ रही है तो मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? मैम फ्लैट के साइज़ पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी के साइज़ पे डिपेंड करता है। आप इतना देख लीजिए, छोटे से छोटा फ्लैट भी है तो 1 फुट का गैप तो रखिए कम से कम। और ये मेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऐसा नहीं गलती से आपने कोई स्टूल रख दिया, डाइनिंग टेबल रख दिया, कोई चेयर रख दी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और स्ट्रक्चर को तो बेसिकली बिल्डर्स को ही देखना चाहिए पहले जब वो बना रहे होते हैं, जो उनके हाथ में भी बेसिकली नहीं होता। उनको फ्लैट्स काटने हैं मैम, देखिए वो तो अपनी प्रोडक्टिविटी को देखेंगे कि कितने ज़्यादा वो निकाल सकते हैं। तो हमको मकान, हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम मकान खरीद रहे हैं, हमें ही चेक करना पड़ेगा। बट सर कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कि ब्रह्म स्थान पे कुछ भी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल खाली होना मैम चाहिए वो। कोशिश तो यही होती है ना कि पहले तो हमारे घर में बीच की जगह खाली होती थी, तुलसी का पौधा होता था, हम्म। तो लेकिन वो तो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो हमारी पॉसिबिलिटीज आज की डेट में खाली इतनी है कि वो मेन मेजर स्ट्रक्चर ना हो, और अगर आपके हाथ में तो कुछ भी मत रखिए। लेकिन मेरा कहने का है कि डरिए मत, अगर गलती से कोई स्टूल रख दिया है, कोई हल्का सा फर्नीचर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीवार नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई बाहरी सामान नहीं बाहरी है। बाहरी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे आज हम डिसीजंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर किसी के घर का वास्तु वीक हो तो उसके डिसीजंस पर इम्पैक्ट किस तरीके से आता है? डिसीजंस का इम्पैक्ट उसकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि वो परेशान, अगर घर में परेशान है तो डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, या चिड़चिड़ा रहेगा, तो काम कर ही नहीं पाएगा। जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेगा तो उसका दिमाग नहीं चलेगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलेगी उसको, तो वो काम कैसे करेगा, या मतलब वो खुशहाल ज़िंदगी कैसे जिएगा। तो वास्तु उस तरीके से उसको अफेक्ट करेगा, मतलब इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करे। और इनडायरेक्टली भी बहुत बड़ी चीज़ होती है मैम, है होती ना? तो मतलब है आप सर। गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी में एसी नहीं चल रहा, आपकी गाड़ी बार बार रुक के चल रही है, सड़क भी खराब है, मौसम भी खराब है, तो आप परेशान ही हो जाओगे। तो वही होगा कि आप डिसीजन कैसे लोगे, आप कैसे किसी और चीज़ पे ध्यान दोगे जब आपका पूरा एटमॉस्फेयर ही खराब है, पूरे घर का वास्तु ही खराब है। अगेन डरने की बात नहीं है, किसी से भी चेक कराइए, कंप्लीसेंट कराइए, अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करिए, डायरेक्शंस को ठीक करवाइए। हो नहीं सकती हैं डायरेक्शंस ठीक, उसको बैलेंस करिए, जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए उसकी रखने की कोशिश करिए, और फिर आगे ज़िंदगी अपनी बताइए। सर जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने घर की बात करी थी, ऐसे अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगर लैंड की भी बात करते हैं, तो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो उन्हें फर्स्ट साइट में दिखती ही नहीं है कि वास्तु की ये वाली मेजर प्रॉब्लम हो सकती है उनके लाइफ में। हम लैंड में तो मिट्टी चेक होती है खाली, अगर हम खाली प्योर लैंड की बात करें उस पर तो मिट्टी चेक करते हैं। और आजकल डेट में अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो मिट्टी चेक करने की भी कोई खास दिक्कत होती नहीं। कोई एग्रीकल्चर तो आपको करना नहीं है कि मिट्टी कितनी है ना, वो तो आपको बेसिकली तो एटमॉस्फेयर ही देखना कि आप जहाँ लोकेलिटी में, जिस लोकेलिटी में आप लैंड देख रहे हो वो अच्छा वो कैसा हाँ है? जी, वो किस पर्पज़ से ले रहे हो। पहली बात तो कमर्शियल रह रहे हो तो नेचुरली वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ही होगा, और अगर रेजिडेंशियल ले रहे हो तो उसके आसपास आप देख लीजिए कि रोड की कनेक्टिविटी है, सब कुछ ठीक है, तो ये लैंड का होता है। लेकिन हम नॉर्मल अगर वास्तु की बात करें कि हमें वास्तु में चेक क्या करना चाहिए, तो अगर आपके हाथ में है कि आप बिल्कुल पर्टिकुलरली एक चीज़ से स्टार्ट हो रहे हो और आप बिल्कुल कॉम्प्लिसेंट चाहते हो कि मेरा वास्तु बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं होगा, नियर टू परफेक्ट रहे, तो पहले न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करिए। न्यूमरोलॉजी का मतलब ये है कि अगर आपके परिवार में 4 लोग रहते हैं तो उन चारों का कॉमन एक नंबर निकालिए जो एंटी नंबर नहीं है, उस नंबर का फ्लैट ले लीजिए। ठीक है, वो फ्लैट आप जब भी लेंगे जब वो वास्तु कंप्लीसेंट हो, फिर उसका वास्तु चेक कराइए। वास्तु कंसल्टेंट कोई भी आएगा जो अच्छा ढंग का होगा, वो आपको समझा देगा, सेंटर में खड़ा होगा, ग्रीडिंग करेगा, आपकी एंट्रेंस आपकी अगेन वही कुबेर की एंट्रेंस होनी चाहिए आपको, या नॉर्थ ईस्ट के एंट्रेंस हो, मंदिर आपका मंदिर के स्थान में हो, बेडरूम्स आपको ठीक मिले, साउथ वेस्ट में बेडरूम मिले, बच्चों को ईस्ट का कमरा मिले। बहुत बेसिक है मैम वास्तु। वास्तु अगर हम समझना चाहें तो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, कोई डरने की बात नहीं होती है। अच्छा, बट सर हवा बना रखा है ना आजकल। मैम सबका अपना काम चल रहा है, चलने दीजिए, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं है। 5 एलिमेंट्स है, उसको मतलब देखिए ना मैम, हमारे घर में अग्नि का मतलब होता है किचन, तो किचन को अग्नि जोन में डाल दीजिए। वाटर जोन्स हमारे हो गए, बाथरूम वॉशिंग मशीन्स हो गए, उसको वाटर जोन्स की अगर ज़रूरत पड़े, मतलब अगर आप कर सकते हो मैनेज तो उसको उसमें कर लीजिए। बेडरूम्स तो मैम मैनेज हो ही जाते हैं, क्योंकि हर घर में 3 से 4 बेडरूम होते हैं, तो उसको तो आप इंटरचेंज कर ही सकते हो
कि हेड ऑफ द फैमिली को कौन सा चाहिए, एल्डरली को कौन सा चाहिए, बच्चे को कौन सा चाहिए, टीनेज को कौन सा चाहिए, उसको तो आप मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप चाहे तो वास्तु हो सकता है, कोई ऐसी बहुत बड़ा हुआ और डरने की बात नहीं है। सर लोकेशन का भी वास्तु होता है? नहीं मैम, लोकेशन का कोई वास्तु नहीं होता। लोकेशन एज इन मैं मतलब समझा भी नहीं। मतलब जैसे हमें घर कौन सी डायरेक्शन में लेनी चाहिए, जैसे सिटी की कौन सी डायरेक्शन में नहीं लेनी मैम, चाहिए? ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ होता हाँ, क्योंकि मैंने सुना है सर, इसीलिए मेरे माइंड में क्वेश्चन मैम आया। देखिए, अब ऐसे तो मैं खुद भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक इंसान को अगर आप डेली रील डालें तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो वो अच्छा। तो वो वाली बात है। लेकिन लोकेशन का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई। देखिए ना मैम, अगर आप गुड़गांव में आपकी जॉब है तो आप गुड़गांव के पास ही रहोगे, हाँ, है ऑब्वियस ना। है चाहे ना। आप आगरा के हो चाहे मथुरा के हो, अप डाउन तो करोगे ही नहीं। हम्म। आप गुड़गांव के पास रहोगे, चाहे रेंटेड लोगे चाहे अपना लोगे, तो इसमें लोकेशन क्या करेगी, है ना। जहाँ आपका काम है वहाँ पे आप रहोगे, फिर अपनी फैमिली को लाओगे। जब आप और आपकी फैमिली सेटल हो जाएगी तो आपके बच्चे वहीं स्कूल में पढ़ेंगे, राइट। है ना। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका काम कहाँ है ना। तो ये तो मैम प्रैक्टिकल चीज़ है, इसमें हमें वास्तु को नहीं घुसाना चाहिए। सर हम अगर डिसीजंस की बात करते हैं तो हमारी लाइफ की डायरेक्शन को हमारे डिसीजंस ज़्यादा तय करते हैं या हमारी डेस्टिनी? मैम डेस्टिनी इज़ द बॉस, जो ओके। लिखा है वो ही होना है। डेस्टिनी अच्छी रहेगी तो सफ़र आसान रहेगा, सफ़र आसान रहेगा तो डिसीजंस अच्छे रहेंगे। अब अच्छे डिसीजंस लोगे, बेसिकली आप कुंडली आपकी एक बहुत अच्छी महंगी गाड़ी है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको रोड पे अच्छी मिलेगी, तो आप गाड़ी भगाते चले जाओगे, और कोई आपको ना स्टॉप आएगा, ना ट्रैफिक मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, ज़िंदगी बढ़िया चलती रहेगी। डिसीजंस हमारे जब ही ख़राब होंगे जब हमारी कुंडली ख़राब होगी। ओके, ये सारी चीज़ें कुंडली में हाँ दिखती जी, हैं? कुंडली हमारा सोल है, और डिसीजंस या वास्तु या कुछ भी ले लो सेकेंडरी, वो हमारी बॉडी है। अगर हमारी हैबिट्स, हमारा नेचर, हमारा सोल सही रहेगा तो हमारी बॉडी परेशान नहीं रहेगी, राइट। है ना। तो अगर हम अपनी कुंडली चेक करवा लें, पहली चीज़ को ठीक कर लें, तो हमारी आगे सब चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, डिसीजंस हमारे फिर ठीक ही जाएंगे। मैम देखिए ना, वक्त अच्छा चलेगा ना तो डिसीजंस क्या है, जो आप सोच रहे हो आपके पास खुद ही आ जाता है। आपको उसके राइट। पीछे भागना ही नहीं पड़ता। बस वो किस्मत कैसे एक्टिवेट होगी, या किस्मत कब एक्टिवेट होगी, या कितनी एक्टिवेट, वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर जाके पूछ लीजिए, और जब भी काम शुरू करिए। ज़िंदगी में लॉटरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वक्त लगता है लेकिन पहुंच जाओगे अगर कुंडली में लिखा है तो। सर हमारी कुंडली ना हमें ये सारी चीज़ें भी दिखाती है, मतलब ऐसे पैटर्न्स होते हैं हमारी कुंडली में कि हम बार बार जानबूझकर इन द सेंस कि कुंडली में लिखा हुआ है वो कि हम बार बार गलत डिसीजंस लेते हैं। मैम बेसिकली गलत रास्ते बार बार ले रहे हैं, हाँ। चल रहे हैं, या गलत डिसीजन ले रहे हैं, वो कुंडली में हमारी ना कुछ दशा चल रही होती है। उसको अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जो हमारे सर ने हमको सिखाया उसके हिसाब से बताऊं, तो वो कुछ बुरे घरों का कॉम्बिनेशन चल रहा होता है हमारी उस टाइम दशा में या अंतरदशा में, भुक्ति में चल रहा होता है। जैसे 5, 8, 12 या 6, 8, 12, तो हम प्रॉब्लम्स में फंसते चले जाएंगे, हमारे डिसीजंस खराब होते ही चले जाएंगे। बेसिकली क्या होता है, 5 नंबर हमारी बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होता है। उसके साथ अगर 8 और 12 जुड़ जाए, 8 होता है हिडन एनिमी और मिस फॉर्च्यून, बदनामी, पीछे से बात करना, लोगों का ह्यूमिलिएशन। 12वां घर हमारा लॉसेस का होता है। तो अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे उस टाइम करंट दशा में या भुक्ति में चल रहा होगा, तो फिर तो सब चीज़ें खराब ही चलेंगी, कुछ ठीक नहीं चलेगा। और साथ में अगर 6 भी आ जाए, छठा घर भी आ जाए, तो वो डेप्थ का होता है, लिटिगेशन का होता है, कोर्ट केस का होता है, उसमें भी एनिमीज़ होते हैं, हिडन एनिमीज़ होते हैं। तो फिर अगर ये सारा कॉम्बिनेशन बनता है, फिर तो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ती चली जाती है। फिर जब तक हम तो यही कहते हैं कि आप थोड़ा रुक जाओ, समझ जाओ, जब तक आपका वक्त ठीक नहीं हो रहा, जब तक आप थोड़ा सेटबैक ले लो। तो सर जब ये कुंडली हमारी सारी चीज़ें दिखाई देती है कि भाई इस टाइम पे आपके ये डिसीजन लेने की वजह से आपके प्रॉब्लम होगी, तो इंसान रुक भी तो सकता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। तो मतलब आदमी को ना मैम ज्ञान नहीं चाहिए, दवाई चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास भी कोई आता है तो हम पहले उनको समझाते हैं, काउंसिल करते हैं, लेकिन उनको उपाय चाहिए। आजकल है ना 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए, तो उनको उपाय चाहिए। उनको लगता है मैजिक है, मैजिक नहीं होता, ये लाइफस्टाइल होती है। आपको अपने आप को बदलना है, फिर कर्म करने, जो आपको समझाया गया उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी तो चीज़ें ठीक ही होंगी। लेकिन मैजिक तो कुछ नहीं होगा। हाँ, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से कि हमें मैजिक देखना है। मैम फिर एस्ट्रोलॉजर अपना कर लेना सबसे पहले, सही है ना। बात है सर। अब जो भी एस्ट्रोलॉजर ये बात करता है तो वो खुद पहले अपना कर ले, और मतलब अपने एरिया का रिचेस्ट आदमी बन जाए, अपने पिन कोड का, अपनी गली का भी रिचेस्ट बन जाए, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो एक किसी भी इंसान को रिस्पॉन्सिबली बोलना चाहिए जब बोलता है कोई भी, और उतना ही किसी को सपने दिखाने चाहिए जो सच होते हैं।
आदमी की, किसी भी कॉमन मैन की किस्मत बदल सकती है, अच्छा वक्त आ सकता है, ये बात नहीं है, लेकिन उसको भ्रम में मत डालिए। उसको ये समझाइए कि उसका अच्छा वक्त कब आएगा और उसका बुरा वक्त कब खत्म होगा। उसको क्लैरिटी दीजिए, डराइए मत। अगर उसको आप क्लैरिटी देंगे तो वो भी अपनी ज़िंदगी कंफर्टेबली जी पाएगा। उसको कम से कम ये तो पता है कि मुझे 2 साल और स्ट्रगल करना है, हाँ, उसके बाद मेरा वक्त शुरू होगा, चाहे कितना भी शुरू हो, छोटा सा हो। मतलब ये थोड़ी कि हर आदमी 1000 करोड़ का बन जाएगा। बट जिस बहुत, सिचुएशन में अभी है हाँ, उससे उससे तो बेटर हो उससे तो जाएगा। बेटर होगा ना। बहुत लोगों के लिए तो 1 करोड़ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, हाँ, 2 करोड़, 10 करोड़, है ना। तो आदमी तो कम से कम उस सिचुएशन से तो निकलेगा। उसको यूज़ मत करो, है ना। उस आदमी की सिचुएशन को अपने ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं ना, उसको महंगे महंगे नंग बेच दिए, महंगी महंगी पूजा करा ली, वो मत करो। उसको सपोर्ट करो, काउंसिल करो, और उसको समझाओ कि 2 साल रुक जाए, 3 साल रुक जाए, उसके बाद अपना काम शुरू करे। या अगर जॉब में प्रॉब्लम आ रही तो 2 साल एक कंपनी में टिक जाए, फिर उसके बाद जॉब चेंज कर ले। तो मतलब हमारा काम एक्चुअली में समझाना भी होता है ना साथ में। ये थोड़ी कि कोई आया और 5 मिनट का अपॉइंटमेंट है और उसके बाद उसको भेज दिया। किसी के साथ अगर आप वक्त दोगे, उसको समझाओगे, तो उसको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, और उसे अपनी लाइफ समझने में ईज़ी होगा ना। हाँ जी, मैं मतलब हमको तो ऐसा लगता है, या मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमको गाइडेंस देनी चाहिए। खाली ऐसे नहीं कि किसी की प्रिडिक्शन करी, उपाय दे दिया और बोला नेक्स्ट कम इन, ऐसा नहीं होना अच्छा। चाहिए, है ना। मतलब किसी को आया, कोई आया है तो उसको पहले आराम से कंफर्टेबल कराओ, 10-15 मिनट उससे पूछो, बात करो, थोड़ी काउंसलिंग करो, फिर उसको समझाओ हर चीज़, तो आदमी भी समझता है। और अगर नहीं हो रहा, ऐसा कुंडली में लिखा हुआ है कि कुछ आगे नहीं होगा, तो वो भी बताओ, क्योंकि सर ये सॉफ्टली, नेगेटिव पॉइंट्स तो देखो सर कोई नहीं मैम बताता। देखिए, नेगेटिव पॉइंट्स बताने का भी तरीका होता है ना। मतलब जैसे होता है ना, किसी बच्चे को समझाने के 2 तरीके होते हैं, प्यार से और थप्पड़ मार के। तो आप किसी का दिल तो नहीं तोड़ना चाहते। आप, हमें दिख रहा है कि उसका 10 साल कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम उसका दिल नहीं तोड़ सकते ना। तो हम उसको धीरे धीरे बोलते हैं कि अच्छा अभी 3 साल वेट करो, फिर थोड़ा बेटर होगा, फिर 3 साल वेट करना, थोड़ा और बेटर होगा। तो ऐसे धीरे धीरे इसको काउंसिल करके समझाना पड़ता है। कभी कभी हमको भी शुगर कोटिंग करनी पड़ती है, हम एकदम से सच नहीं बोल पाते। बहुत से मैम हमारे पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ के क्वेश्चंस आते हैं, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पे सस्पेक्ट कर रहा है, उसके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। हमको बहुत उसको टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज मैं तो पर्सनली किसी कंट्रोवर्सी को प्रमोट नहीं करता। हाँ, क्योंकि सर अगर डायरेक्टली बोल दोगे कि भाई 10 साल में तो तेरा कुछ नहीं होने वाला, वो बेचारा वैसे ही स्ट्रेस सुसाइड में ना कर आके ले, कुछ या कर कुछ लेगा। कुछ हाँ, ना कर ले, तो मैं, है ना, तो हमारे ऊपर सारी चीज़ आ जाएंगी। या बच्चे का, बंदे का मोराल ही टूट जाएगा सारा। जो उसको करना होगा वो भी नहीं करेगा। और हम कौन से भगवान है, क्या पता हमसे कुछ गलती हो रही है पढ़ने में, चार्ट को, है ना। तो हमको किसी का भी मोराल नहीं तोड़ना चाहिए। झूठ भी ना बोले, सच बोले, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। धीरे धीरे, आराम से, प्यार से समझाते हुए। सर जैसे किसी इंसान के सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो उसके बाद में भी गलत डिसीजन ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाता है। मैम बिल्कुल दिखा, देखिए मैम, इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ तो है, सभी के लिए है। हाँ, कोई उसको कैप्चर कर पा रहा है, कोई उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा। वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इंडिविजुअली उसका टाइम नहीं चल रहा। ओके। किस्मत किसी ना किसी की तो इस टाइम चल रही है, और किसी ना किसी की इस टाइम बैठ रही है ना। किसी को ऐसा लगता है कि अरे ये मेरे से चांस निकल गया, क्या पता वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी ही नहीं थी। हम्म। अभी तो हम बोलते हैं आपकी किस्मत में नहीं थी। वही कुंडली का खेल होता है कि अपॉर्चुनिटी आपको चाहे कितनी भी अच्छी लग रही हो, क्या पता वो आपको नुकसान दे देती, क्या पता आपकी किस्मत ने आपको बचा लिया। तो हमको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब हमेशा हमको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हम्म। क्या पता वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी हो, मैं कह रहा हूँ करोड़ों की, लेकिन आपके लिए नहीं बनी थी। हाँ। तो बस इसको ऐसे मान के आगे बढ़िए। अच्छा सर, और ये जो इंट्यूशन और डिसीजन मेकिंग की हम बात कर रहे हैं, इसके क्या कनेक्शन कुंडली में, मतलब कैसे दिखते हैं? दोनों तरीके से देखा जाता है, कुंडली से भी देखा जाता है और न्यूमरोलॉजी भी देखा जाता है। अगर किसी के न्यूमरोलॉजी चार्ट में 1, 7 और 8 है, या 1, 7 है ग्रिड में, न्यूमरोलॉजी ग्रिड में, तो उसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा। वो सेंस कर सकता है व्यक्ति कि उसके कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है। हम्म। बट अगेन, ये इंट्यूशन तो हम बचने के लिए भी कर सकते हैं, फियर बेस्ड भी हो सकता है कि हमें कहाँ बचना है, क्या नहीं करना। लेकिन अगर बड़े बड़े डिसीजंस लेने लाइफ में, तो वो खाली इंट्यूशन पर डिपेंड नहीं करता मैम। फिर उसके लिए कुंडली स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी कुंडली के कुछ भाव होते हैं, 2, 7, 10, 11। अगेन, अगर वो एक्टिव उस टाइम चल रहे होंगे तो लाभ होगा, लाभ होगा। और फिर साथ में आपकी करेक्ट इंट्यूशन से चलेगी, तो फिर आपको बिजनेस में बहुत ग्रोथ या तरक्की मिलेगी। सर वास्तु का असली पर्पस क्या होता है, मतलब आपके अकॉर्डिंग लाइफ के डिसीजंस को बेटर बनाना या आपकी पूरी टोटल लाइफ को अच्छा कर देना? मैं, वास्तु का मतलब होता है वास करना। अच्छा, इससे आगे कुछ नहीं है? मतलब हाँ, मतलब कंफर्टेबल रहना। मैम देखिए, आप एक दिन में कितने वास्तु चेंज करते हो? पहले आप घर पे हो, हम्म। घर का वास्तु हो गया, फिर आप ऑफिस जा रहे हो, ओके। है ना। हम्म। अगर आपकी जॉब है, आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो, तो वहाँ का वास्तु आप कैसे चेंज करोगे अपने हिसाब से? वहाँ तो आपको पता ही नहीं आपको कौन सा कैबिन मिलने वाला है, डेस्क मिलने वाला है, क्या पता डेली आपके डेस्क चेंज होते हो, तो वो आपके हाथ में थोड़ी है
है ना? तो ये तो सब एक वही अगेन कि अगर आपका टाइम ठीक चल रहा होगा तो आपको डेस्क भी अच्छा मिलेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा तो आप किसी से इरिटेट नहीं रहोगे। नहीं तो लोग होते हैं ना छोटी-छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं। हुँ, ज़ोर से क्यों बोल रहे हो, शोर क्यों मचा रहे हो? अगर आप लाइवली रहोगे, खुश रहोगे तो हर चीज़ का वास्तु ठीक रहेगा। बट अगेन जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, घर पे रह रहे हो, आपकी खुद की जगह है, तो वास्तु चेक कराइए। वास्तु इफ़ेक्ट करता है, 100% करता है, लेकिन वो आपकी लाइफ़ को ऊपर या नीचे बर्बाद नहीं करता। आपके जीने का तरीका कि आप हैपीली जी रहे हो या थोड़ा स्ट्रगल में जी रहे हो, उसमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप कितने कंफर्टेबल हो लाइफ़। सर डिसीज़न का तो मुझे एज़ सच कोई रोल दिखा नहीं हमारी लाइफ में, क्योंकि इसमें ना कनेक्शन वास्तु और कुंडली का ही है मेजरली देखा जाए तो डिसीज़न तो हम इनके अकॉर्डिंग ही लेते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ इनके अकॉर्डिंग चल रही होती है। अगर सर किसी को ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ की ग्रोथ जो है वो रुक गई है, तो फर्स्ट स्टेप उसे क्या लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु और अकॉर्डिंग टू कुंडली? मैम पहले कुंडली चेक करवाइए, हुँ। फिर अंक ज्योतिष में जाइए, फिर वास्तु में जाइए। अच्छा, आपने न्यूमरोलॉजी और ऐड कर दी। हाँ जी, बिकॉज़ क्या होता है ना मैम, देखिए आप पैदा हुए तो कुंडली से पैदा हुए, कि जब पैदा हुए तो आपकी जो भी ऊपर स्थिति थी ग्रहों की वो आपकी चार्ट में आके बैठ चुका है, हॉरोस्कोप में आके बैठ गया। तो कुंडली तो आपकी तय हो चुकी है, किस्मत आपकी तय हो चुकी है। अब उसको और बेहतर कैसे करें? न्यूमरोलॉजी से। नाम ठीक रखें, मोबाइल ठीक रखें, घर का, गाड़ी का, जितने भी नंबर्स आपके पास हैं, जो न्यूमरोलॉजिकल होते हैं, उन सबको अलाइन करने की कोशिश करिए। फिर हम वास्तु में आ जाते हैं। जो जगह आपके पास है, घर, फैक्ट्री, शॉप, ऑफ़िसेज़, जितने भी इन्वेस्टमेंट है, उन सबको वास्तु कंप्लीशन करने की कोशिश करिए। हुँ, तीनों को कंबाइन करिए तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन शुरुआत हमेशा कुंडली इज़ द सोल। ओके। और बाकी जितनी भी साइंसेज़ है वो सब बॉडी मान लीजिए आप, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो या आप क्या कहते हैं उसको, वास्तु हो। अगेन पामिस्ट्री भी एक हमारी एक तरीके से कुंडली ही होती है। पामिस्ट्री को हम कभी आगे के डिस्कस कर लेंगे, हुँ, लेकिन एक पामिस्ट्री मतलब एक हमारे हस्तरेखा ओके। और हमारा कुंडली, ये हमारी सोल है। ओके सर, थैंक यू सो मच। आगे हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के ऊपर। आज भी हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा कि सिर्फ डिसीजन ही नहीं, हमारे घर का वास्तु, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करती हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम। Hope you like the podcast, so do follow, like, share and subscribe the channel, and thank you so much for watching.